हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 की जो आपकी बुक है भारत और समकालीन विश्व, इसका चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, यानी कि सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। काफ़ी बच्चे यहाँ पे कमेंट करके कह रहे थे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताने के लिए, तो आज उन लोगों की यहाँ पे डिमांड पूरी हो रही है। और ऐसे ही अगर आप लोगों को भी किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का क्वेश्चन आंसर देखना है एनसीईआरटी के किसी भी बुक का, तो आप लोग नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि किस चैप्टर का और किस विषय का आपको क्वेश्चन आंसर देखना है। तो यहाँ पे आप शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, रूस के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? तो यहाँ पे उसका आंसर देखते हैं डिटेल में। रूस के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हालात 1905 से पहले जनसाधारण के लिए बहुत बुरे थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में 85% से अधिक रूसी कृषक थे। फ्रांस और जर्मनी के अनुपात 40% से 50% था। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। मॉस्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। जब रूसी रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था तो सन 1890 के दशक में कई कारखाने स्थापित किए गए और कारखानों में विदेशी निवेश बढ़ गया। अगला पॉइंट है यहाँ पे, कामगार उनकी दक्षता के अनुसार सामाजिक समूह में बटे हुए थे। कामगार या तो गांव में से आते थे या कारखानों में नौकरी पाने के लिए शहरों में प्रवास करते थे। इस समय किसानों की बिरादरी बहुत धार्मिक थी, किंतु कुलीनता के बारे में यहाँ पे अधिक नहीं सोचती थी। उनका विश्वास था कि भूमि उनके बीच बटी होनी चाहिए, क्योंकि सामंती अधिकारों के कारण यह संभव नहीं था। अतः किसानों की अपनी यहाँ पे कम्युनिटी, इसको कह सकते हैं कम्युनिटी थी, जिसमें धन का वितरण प्रत्येक के परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता था। जब किसी कामगार किसी के निकाले जाने पर या कार्य स्थितियों को लेकर नियोक्ताओं से असहमत होते थे तो विभाजन के बावजूद भी वे हड़ताल के लिए इकट्ठे हो जाते थे। सन 1904 में मजदूरों के लिए बुरा था। सन 1904 जो था, जब 1905 के बाद वहाँ पे रिवॉल्यूशन आया, तो 1904 में मजदूरों का हाल बहुत बुरा था। आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए। मजदूरी 20% घट गई। वस्तुओं के दाम बढ़े लेकिन मजदूरी घटी, तो समझ सकते हैं कितनी दिक्कत रही होगी। कामगार संगठनों की सदस्यता शुल्क नाटकीय तरीके से बढ़ा दिए गए। सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पे कामगार संगठनों की सदस्यता शुल्क नाटकीय तरीके से बढ़ जाता है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से अधिक मजदूर रोज के काम के घंटों को कम करने, मजदूरी बढ़ाने तथा कार्य स्थितियों में सुधार करने की मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। तो ये पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर बताया है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है, इसको आप बना के लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? सन 1917 में पहले रूस की कामकाज करने वाली जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों से भिन्न थी, क्योंकि सभी रूसी कामगार कारखानों में काम करने के लिए गांव से शहर नहीं आते थे। उनमें से कुछ ने गाँव में रहना जारी रखा और शहर में प्रतिदिन काम पर जाते थे। वे सामाजिक स्तर पर एवं दक्षता के अनुसार समूहों में बटे हुए थे और यह उनकी पोशाकों में परिलक्षित होता था, यानी उनकी पोशाकों से, पहनावे से दिखाई पड़ता था। धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा यहाँ पे प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। तथापि कामकाजी जनसंख्या एक मोर्चे पर तो एकजुट थी, कार्यस्थितियों एवं नियोक्ताओं के अत्याचार के विरुद्ध हड़ताल। अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले में रूस की कामगार जनसंख्या, जैसे कि किसानों एवं कारखाना मजदूरों की स्थिति बहुत भयावह थी। ऐसा जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश सरकार के कारण था, जबकि भ्रष्ट एवं दमनीय नीतियों से इन लोगों से उनकी दुश्मनी दिनों दिन बढ़ती गई। कारखाना मजदूरों की स्थिति भी इतनी खराब थी, वे अपनी शिकायतों को प्रकट करने के लिए कोई ट्रेड यूनियन अथवा कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे। अधिकतर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। वे अपने स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करते थे। कई बार तो इन मजदूरों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। कार्य घंटों की कोई सीमा नहीं थी, जिसके कारण उन्हें दिन में 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था
उनकी स्थिति इतनी करुणाजनक थी कि न तो उन्हें राजनैतिक अधिकार प्राप्त थे और सन 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत से पहले न ही किसी प्रकार के सुधारों की आवश्यकता थी। ठीक है, यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कब रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1917 में। ठीक है, किसान जमीन की सर्फ के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। कुलीन वर्ग, सम्राट तथा रूढ़िवादी चर्च के पास बहुत अधिक संपत्ति थी। ब्रिटेन यहाँ पे होगा, ब्रिटेन में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान कुलीन का सम्मान करते थे और उनके लिए लड़ते थे, किंतु रूस में किसान कुलीनों को दी गई जमीन लेना चाहते थे। उन्होंने लगान देने से मना कर दिया और जमींदारों को मार भी डाला। रूस में किसान अपनी ज़मीन एकत्र करते और कम्यून यानी कि मीर को सौंप देते थे और उनका कम्यून उसे प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के अनुसार बांट देता था। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी डिटेल में क्वेश्चन है, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। उत्तर यहाँ पे देखिए, जनता के बढ़ते अविश्वास एवं जार की नीतियों से असंतुष्टि के कारण जार का शासन 1917 में खत्म हो गया। जार निकोलस द्वितीय ने राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी, मतदान के नियम बदल डाले और अपनी सत्ता के विरुद्ध उठे सवालों एवं नियंत्रण को खारिज कर दिया। रूस में युद्ध प्रारंभ में बहुत लोकप्रिय था और जनता जार का साथ देती थी। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, जार ने ड्यूमा के प्रमुख दलों से सलाह लेने से मना कर दिया। इस प्रकार उसने समर्थन खो दिया और जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल होने लगी। जरीना अलेक्जेंड्रा के सलाहकारों विशेषकर रास्पुतीन ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। रूसी सेना लड़ाइयाँ हार गई। पीछे हटते समय रूसी सेना ने फसलों एवं इमारतों को नष्ट कर दिया। फसलों एवं इमारतों के विनाश से रूस में लगभग 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए, जिसके हालात और बिगड़ गए। प्रथम विश्व युद्ध का उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बाल्टिक सागर के रास्ते पर जर्मनी का कब्जा हो जाने के कारण माल का आयात बंद हो गया, औद्योगिक उपकरण बेकार होने लगे तथा 1916 तक रेलवे लाइनें टूट गई। अनिवार्य सैनिक सेवा के चलते सेहतमंद लोगों को युद्ध में झोंक दिया जाता था। सॉरी, ट्रेन जा रही है, थोड़ा सा बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी और सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं तो आप उसको देख के भी आप लिख सकते हैं। औद्योगिक उपकरण बेकार होने लगे तथा 1916 तक रेलवे लाइनें टूट गई। अनिवार्य सैनिक सेवा के चलते सेहतमंद लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों की कमी हो गई। रोटी की दुकानों पर दंगे होना आम बात हो गई। 26 फरवरी 1917 को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। यह आखिरी दांव साबित हुआ और इसने जार के शासन को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया। 2 मार्च 1917 को जार गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो गया और इससे निरंकुशता का अंत हो गया। किसान जमीन का सर्फ के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। किसानों में जमीन की भूख प्रमुख कारक थी। विभिन्न दमनकारी नीतियों तथा कुंठा के कारण वे आमतौर पर लगान देने से मना कर देते थे और प्रायः जमींदारों की हत्या कर देते थे। कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं ने भी लोगों को विद्रोह के लिए उत्साहित किया। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 2 सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं को प्रभावों को दर्ज कीजिए। फ्रांस की क्रांति आपको पता है कि फरवरी क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद में हालत बिगड़ गए। फरवरी 1917 में मजदूरों ने क्वार्टरों में खाने की अत्यधिक किल्लत अनुभव की। संसदीय प्रतिनिधि जार की ड्यूमा को बर्खास्त करने की इच्छा के विरुद्ध थे। शहर की बनावट इसके नागरिकों के विभाजन का कारण बन गई। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवी नदी के दाएं तट पर स्थित थे। बाएं तट पर फैशनेबल इलाके जैसे कि विंटर पैलेस, सरकारी भवन तथा वह महल भी था जहां ड्यूमा की बैठक होती थी। सर्दियां बहुत ज़्यादा थी। असाधारण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। 22 फरवरी को दाएं किनारे पर एक कारखाने में तालाबंदी हो गई। अगले दिन सहानुभूति के तौर पर 50 और कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया।
कई कारखानों में महिलाओं ने हड़ताल की अगुवाई की। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया गया। यहाँ पे गलियाँ, रोटी, मजदूरी, बेहतर कार्य, घंटों एवं लोकतंत्र के नारे लगाते हुए लोगों से भर गई। ठीक है। घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया तथा शाम तक बगावत कर रहे सैनिकों एवं हड़ताल कर रहे मजदूरों ने मिलकर पेट्रोग्राद सोवियत नाम की सोवियत या काउंसिल उसको कहते हैं, उसको बना ली। जार ने 2 मार्च को अपनी सत्ता छोड़ दी और सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने मिलकर रूस के लिए अंतरिम सरकार बना ली। फरवरी की क्रांति के मोर्चे पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं था। इसका नेतृत्व लोगों ने स्वयं किया। पेट्रोग्राद ने राजशाही का अंत कर दिया और इस प्रकार उन्होंने सोवियत इतिहास के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव क्या है? फरवरी के बाद जनसाधारण तथा संगठनों की बैठकों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। पेट्रोग्राद सोवियत की तरह ही सभी जगह सोवियत बन गई, यद्यपि इनमें एक जैसे चुनाव प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया। है अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के नेता व्लादिमीर लेनिन देश निकाले से रूस वापस लौट आए। उसने अप्रैल थीसिस के नाम से जाने जाने वाली 3 मांगें रखी। ये तीनों मांगें थी: युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। अक्टूबर क्रांति की क्या विशेषताएं थी, देख लीजिए। अक्टूबर क्रांति अंतरिम सरकार तथा बोल्शेविकों में मतभेद के कारण हुई। सितंबर में व्लादिमीर लेनिन ने विद्रोह के लिए समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 16 अक्टूबर 1917 को उसने पेट्रोग्राद सोवियत तथा बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर सामाजिक कब्जा करने के लिए मना लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्राटस्की के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी सैनिक समिति नियुक्त की गई। जब 24 अक्टूबर को विद्रोह हुआ प्रधानमंत्री केरेंस्की ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए सैनिक टुकड़ियों को लाने हेतु शहर छोड़ा। क्रांतिकारी समिति ने सरकारी कार्यालयों पर हमला बोला। आरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी की और 24 तारीख की रात को शहर पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। थोड़ी ही सी गंभीर लड़ाई के उपरांत बोल्शेविकों ने मॉस्को पेट्रोग्राद क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण पा लिया। पेट्रोग्राद में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स की बैठक में यहाँ पे बोल्शेविकों की कार्रवाई को यहाँ पे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व मुख्यतः लेनिन तथा उसके अधीनस्थ ट्राटस्की ने किया और इसमें इन नेताओं का समर्थन करने वाली जनता भी शामिल थी। इसने सोवियत पर लेनिन के शासन की शुरुआत की तथा लेनिन के निर्देशन में बोल्शेविक इसके साथ थे। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखिए। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन सी प्रमुख परिवर्तन किए? अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों द्वारा किए गए कई बदलाव शामिल हैं। यहाँ पे देखिए क्या है। बोल्शेविक निजी संपत्ति के पक्षधर नहीं थे, अतः अधिकतर उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को उनकी भूमि वापस कर दी गई, यानी कि भूमि पर कब्जा करने दिया गया जिस पर वे काम करते थे। शहरों में बड़े घरों के परिवार की आवश्यकता के अनुसार हिस्से कर दिए गए। पुराने अभिजात्य वर्ग की पदवियों के प्रयोग पर यहाँ पे रोक लगा दी गई। उसके बाद है देखिए 5वां, परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविकों ने सेना एवं कर्मचारियों की नई वर्दियाँ पेश की। अगला है बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। अगला है नवंबर में संविधान सभा के चुनाव में बोल्शेविकों की हार हुई और जनवरी 1918 में जब सभा ने उनके प्रस्तावों को खारिज कर दिया तो लेनिन ने सभा बर्खास्त कर दी। मार्च 1918 में राजनैतिक विरोध के बावजूद रूस के ब्रेस्ट लिस्टोव्स में जर्मनी ने संधि कर ली। है यहाँ पे रूस एक दलीय देश बन गया और ट्रेड यूनियनों को पार्टी में नियंत्रण में रखा गया। अगला है यहाँ पे देखिए, उन्होंने पहली बार केंद्रीकृत नियोजन लागू किया जिसके आधार पर 5 वर्षीय योजना बनाई गई। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। कुलक है यहाँ पे। ड्यूमा है 1900 से लेकर 1930 के बीच महिला कामगार और उदारवादी।
तो यहाँ पे देखिए कुलक है, ये बस लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ये, तो थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए। कुलक रूस के धनी किसान थे। स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे। 1927 से 28 तक सोवियत रूस के शहर अन्न आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना कर रहे थे, इसलिए इन कुलकों पर 1928 में छापे मारे गए और उनके अनाज के भंडारों को जब्त कर लिया गया। मार्क्सवादी स्टालिनवाद के अनुसार कुलक गरीब किसानों के वर्ग शत्रु थे। उनकी मुनाफाखोरी की इच्छा से खाने की किल्लत हो रही थी और अंततः स्टालिन को इन कुलकों का सफाया करने के लिए सामूहिकरण कार्यक्रम चलाना पड़ा और सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करनी पड़ी। ख है 1905 की क्रांति के दौरान जार ने रूस में परामर्शदाता संसद के चुनाव की अनुमति दे दी। रूस की इस निर्वाचित परामर्शदाता संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूसी क्रांति के दबाव में 6 अगस्त 1905 को गठित यह संस्था प्रारंभ में परामर्शदात्री मानी गई। अक्टूबर घोषणा पत्र में जार निकोलस द्वितीय ने इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की। है महिला मजदूरों ने रूस के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला कामगार 1914 तक कुल कारखाना कामगार शक्ति का 31% भाग बन चुकी थी, किंतु उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। महिला कामगारों को न केवल कारखानों में काम करना पड़ता था, अपितु उनके परिवार एवं बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। वे देश के सभी मामलों में बहुत सक्रिय थे। वे प्रायः अपने साथ काम करने वाले पुरुष कामगारों को प्रेरणा देती थी। 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद समाजवादियों ने रूस में सरकार बनाई। 1917 में राजशाही के पतन एवं अक्टूबर की घटनाओं को ही सामान्यतः रूसी क्रांति कहा जाता है। उदाहरण के लिए लॉरेंस टेलीफोन की महिला मजदूर मार्फा वासिलेवा ने बढ़ती कीमतों तथा कारखानों के मालिकों के मनमानी के विरुद्ध आवाज़ उठाई और सफल हड़ताल की। अन्य महिला मजदूरों ने भी वासिलेवा का अनुसरण किया और जब तक उन्होंने रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना नहीं की, तब तक उन्होंने राहत की सांस नहीं ली। और लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है, रूस के उदारवादी वे लोग थे जो ऐसा देश चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। वे वंश यहाँ पे आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरुद्ध थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के पक्ष में थे। वे प्रतिनिधित्व करने वाली निर्वाचित संसद यहाँ पे सरकार के पक्षधर थे जो शासकों एवं अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो तथा सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। किंतु वे लोकतांत्रिक नहीं थे। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रत्येक नागरिकों का वोट जो प्रत्येक यहाँ पे जो वयस्क मताधिकार होता है सार्वभौमिक, उसका मतलब होता है प्रत्येक नागरिक का वोट देने का अधिकार में विश्वास नहीं रखते थे। उनका विश्वास था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति धारकों, यहाँ पे जिसके पास पैसे हैं यानी कि जिसके पास संपत्ति है, उनको ही मिलना चाहिए। वे महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। तो ये था आज के वीडियो का पूरा क्वेश्चन आंसर। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया क्योंकि प्रत्येक यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन उसके आंसर थोड़े बड़े थे। तो ये समझिएगा, आप लोग को डिटेल में आप लोगों को मैंने आंसर बता दिया, तो इससे आप लोगों का डिटेल में आप लोग अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो आराम से देख के लिख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही अगर आप लोग को एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।